अगला क्लास राज्य व्यवस्था का। पॉलिटी का। इसमें हम लोग संसदीय समिति की चर्चा कर चुके हैं। हम संसद के दोनों सदनों की तुलना करेंगे। देखिए, संसद के इससे एक सवाल आता है, दोनों सदनों की तुलना। कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों की तुलना करनी है। आप दो कॉलम बना लीजिए ऐसे। इधर लिखिए लोकसभा, इधर लोकसभा बना लीजिए, इधर राज्यसभा। और लिखते चलिए लोकसभा, लोकसभा निम्न सदन है, ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। लिखते चलिए। दूसरा, लोकसभा प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है, ये तीसरा, जनता का सदन है, ये राज्यों की परिषद, ये प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित है, प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित है, ये अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित है। अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। 5 वर्ष का है। इसका कार्यकाल अस्थायी है। धन विधेयक के मामले में सारी शक्ति लोकसभा के पास है। धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में सारी शक्ति लोकसभा के पास है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है।
यहाँ आइए, यहाँ लोकसभा फिर राज्यसभा, लिखिए राज्यसभा। क्या हुआ? 6 को हुआ है ना? 7वां, 7वां धन विधेयक का प्रमाण पत्र स्पीकर देता है। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष। सभापति प्रमाण नहीं देता है, प्रमाण नहीं देता है। इसलिए धन के मामले में लोकसभा शक्तिशाली है, राज्यसभा शक्तिहीन। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन लो, लेकिन दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा लोकसभा ज्यादा ताकतवर है। दो अनुच्छेद कौन कौन है? आगे बढ़े, हो गया, यहां तक हो गया, हो गया, लिख लीजिए। हो गया, हो गया बाबू, आगे बढ़े। देखो अब आगे क्या है, आगे देखो, यहाँ आते हैं, बड़े पिक्चर पर आते हैं, बड़ा पिक्चर बनाते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, क्या हुआ? क्या हुआ पॉइंट है? 8वां देखिए, यहां देखिए, क्या 8वां में है? जरा इधर देखिए, राज्यसभा में चलिए। अनुच्छेद 249 के तहत, 49 के तहत यदि राज्यसभा, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को विषय को 2/3 बहुमत से, बहुमत से राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो संसद उस राज्य सूची के
विषय पर कानून बना सकती है। अब यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया यदि अनुच्छेद 249 के तहत क्या कहा गया? देखिए, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को या केंद्र को? राज्य को। लेकिन अगर 249 के तहत यदि यदि राज्यसभा राज्य सूची किसी विषय को राज्यसभा को अधिकार दिया गया है, क्या अधिकार दिया गया है? यदि राज्यसभा 249 के तहत राज्य सूची किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे 2/3 बहुमत से, तो उस विषय पर संसद को कानून बनने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व विषय घोषित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को। ऐसा अधिकार लोकसभा को नहीं। इधर लिखिएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, पारित करने का अधिकार, पारित करने का अधिकार, पारित करने का अधिकार अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा के पास नहीं है। ठीक है, ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा ही पारित कर सकती है। यह बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बीबीआई है, बराबर पूछता है 249 के बारे में। ये बीबीआई है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। फिर एक 9वां क्वेश्चन, 9वां अनुच्छेद है, अनुच्छेद 312 के तहत यदि राज्यसभा यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा किसी नई अखिल भारतीय सेवा सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बनाकर उस नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 312 में? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी से पूछता है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन मतलब गठन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बनाकर उस नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। भारत में कितनी सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है बताओ तो? भारत में कितनी सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है? 3। भारत में अभी 3 सेवाएं, ध्यान दीजिएगा, 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 3 सेवाएं ही
अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा। दूसरा है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये तीन सेवा अखिल भारतीय सेवा है, याद रखेगा, लिख लीजिएगा, तीन सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है, उसी जगह लिख लीजिए, वहीं पर, वहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, यहीं राज्यसभा में, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर लिख लीजिए। मैं तो जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, आप यहीं लिखिए। तीन सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है, कौन कौन? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। एक आईएफएस फॉरेन सर्विस भी है, फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस है, और फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों लिख लीजिए, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। तीनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। एक आईएफएस फॉरेन सर्विस भी है, फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस है, और फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों लिख लीजिए, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। तीनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। तीनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी लेता है, यूपीएससी लेता है। यूपीएससी एग्जाम लेता है, तीनों लिख लीजिए। नहीं था इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, आप यहीं लिखिए। तीन सेवाएं अखिल भारतीय सेवा है, कौन कौन? आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। एक आईएफएस फॉरेन सर्विस भी है, फॉरेन सर्विस सेंट्रल सर्विस है, और फॉरेस्ट सर्विस अखिल भारतीय सेवा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों लिख लीजिए, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस। तीनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। तीनों का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी लेता है, यूपीएससी लेता है। यूपीएससी एग्जाम लेता है, यूपीएससी लेता है। तो किसी नई अखिल भारतीय सेवा के संबंध में प्रस्ताव पारित करने का अधिकार राज्यसभा को है। किस अनुच्छेद के तहत? बोलिए। अनुच्छेद 12 के तहत। तब संसद कानून बनाएगी। ऐसा प्रस्ताव, यहां देखिए, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, पारित करने का अधिकार लोकसभा के पास नहीं है। लोकसभा, लोकसभा के पास नहीं है। हो गया। अब दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें राज्यसभा भारी है, 249 और 312।
ऑनलाइन वाले लोग कमेंट कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं ज्योग्राफी के बारे में, मैं बता दूंगा। और ज्योग्राफी में जो भी आपका क्वेरी है पूरा करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत लोग कमेंट किया है कि ज्योग्राफी में थोड़ा शॉर्ट हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। ज्योग्राफी का थोड़ा सा और मजबूत करवाऊंगा, ठीक है, सर को बोल दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई विषय जो भी छूटा है पूरा होगा, याद रखेगा। जो जो विषय कमजोर हुआ फिर से उसको रिपीट किया जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं हूं ना, डोंट वरी, कोई चिंता मत कीजिए। सब ज्योग्राफी का जो क्लास कमजोर हुआ है तो मजबूत कराएंगे, सर को बोल देंगे। हो गया जी, हो गया। तो संसद समाप्त, संसद समाप्त। ज्योग्राफी वाले आप लोग घबराइए नहीं, हम सर से बोलते हैं, आपका कमेंट दिखाते हैं, कहाँ कहाँ क्या कमी है रह गई है सबको हम कराते हैं, ठीक है। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका, इंडियन जुडिशियरी और संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है। देखिए ध्यान से, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट है। और सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, दिल्ली की तिलक मार्ग में है। और सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है 124 से 147 तक। सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय है। आप जरा देख लीजिए कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। जहां भी संघीय शासन है वहां संघ और राज्य की न्यायपालिका अलग अलग है। कैसे, देखिए यहां पर अमेरिका में संघ की न्यायपालिका अलग, राज्य की न्यायपालिका अलग। अमेरिका में संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका राज्य की न्यायपालिका अलग अलग है। लेकिन भारत में इन इंडिया, देखो यहां पर इंडिया में क्या है, भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है। लिखिएगा मत अभी, एकीकृत न्यायपालिका है। केवल समझिए आप लोग, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है मतलब संघ की न्यायपालिका से राज्य की न्यायपालिका बधी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय पर है, उच्च न्यायालय का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय पर है। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से फ्री नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है, संघ का न्यायालय राज्य का न्यायालय अलग अलग है, सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है, कोई मतलब नहीं। इंडिया में अलग अलग नहीं है बल्कि एकीकृत है। कैसे, देखिए भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत मतलब यूनिफाइड सिस्टम।
कैसे? कैसे भाई? कैसे न्यायपालिका एक ही है? देखिए ऐसे है। देखो, देश का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद क्या है? हाई कोर्ट है। और सबसे नीचे क्या है? लोअर कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद क्या है? लोअर कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर, उच्च न्यायालय उसके अधीन, अधीनस्थ न्यायालय उसके अधीन। सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण हाई कोर्ट पर है और हाई कोर्ट का नियंत्रण लोअर कोर्ट पर। यानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन करता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अधीन कौन होता है? लोअर कोर्ट। मतलब एक न्यायालय, यहां पर क्या है? एक न्यायालय, न्यायालय दूसरे न्यायालय से बंधा हुआ है। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से बंधा हुआ है। एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से बंधा हुआ है। इसका मतलब कि एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से फ्री नहीं है। अमेरिका में संघ की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका फ्री है, कोई मतलब नहीं। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हैं, उच्च न्यायालय में लोअर कोर्ट के फैसले चुनौती देते हैं। मतलब लोअर कोर्ट पर किसका नियंत्रण है? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट पर किसका नियंत्रण है? सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब एक न्यायालय दूसरे न्यायालय से फ्री है या बंधा हुआ है? लेकिन कार्यपालिका तो फ्री है। संघ की कार्यपालिका से राज्य कार्यपालिका फ्री, संघ की विधायिका से राज्य की विधायिका फ्री, कोई मतलब नहीं। अपने अलग अलग काम करती है। यहाँ पर न्यायपालिका फ्री नहीं है, एकीकृत है। अब इसमें सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय है? इसको बना लीजिए, घेर के बनाइएगा, बॉक्स बनाइएगा, बॉक्स में बना लीजिए, फिगर के बना लीजिए, इसको बना लीजिए। एकीकृत न्यायपालिका है। एक न्यायालय, एक न्यायालय के ऊपर दूसरे न्यायालय का नियंत्रण है। बना लीजिए फिगर को, नियंत्रण है। बनाइए फिगर को, जल्दी से, जल्दी से फिगर ड्रॉ कीजिए।
मुख्य न्यायाधीश के नाम है, मुख्य न्यायाधीश के नाम है, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश के नाम है 33 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के नाम है, मुख्य न्यायाधीश के नाम है। तो मैं बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करने की शक्ति संसद को है। आई एम सॉरी, मैंने ही माइक ऑफ कर दिया था, एक जरूरी बात करनी थी, उसके बाद माइक मैंने ऑन नहीं किया था, ये मेरी गलती थी। अब साउंड जा रहा है ना? अब साउंड ठीक है ना? बोलिए, साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना है? साउंड का प्रॉब्लम नहीं ना? लिखिए, अब साउंड जा रहा है ना? ओके कीजिए, अब साउंड जा रहा है ना? तो देश का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, दिल्ली में है, अनुच्छेद 24 में कहा गया है। साउंड जा रहा है ना? साउंड जा रहा है ना? देश का शीर्ष न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय है, या दिल्ली में अवस्थित है। इस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य उतने न्यायाधीश होते हैं जितना कि समय समय पर संसद तय करती है। कौन करती है? संसद। और संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या तय की है। 1950 में, याद कीजिए, 1950 में जब सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया तो कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजीआई के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश थे। और 1950 में 8, 56 में कितना? कुल 11, 60 में कितना? 14, 77 में 18, 86 में 26, 2008 9 में 31, 2019 में 34। इसका मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश है? 34, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33। जब सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ था 1950 में, तब कुल कितने न्यायाधीश थे? बोलिए। 8 थे। आज कितना है? 34। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गलती थी, मैंने माइक ऑफ किया था। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने एक जरूरी फोन के लिए माइक ऑफ किया था, बात किया, लेकिन मैं भूल गया कि मेरा माइक ऑफ है। लड़कों ने एहसास दिलाया, आई एम सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। चलिए, लिखिएगा इस प्रकार, लिखिए इस प्रकार, इस प्रकार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावे 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए, न्यायाधीशों की संख्या, लास्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए संसद ने, संसद ने मतलब पार्लियामेंट ने 2019 में अधिनियम पारित किया था, अधिनियम पारित किया था, अधिनियम पारित किया था। इसका मतलब कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति
संसद को है, और संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या तय की है, और वर्तमान में कुल 34 न्यायाधीश हैं। हो गया। और इसके लिए कानून कब बना है? 19 में। किसने बनाया? संसद ने। अब मैंने आपको क्या बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य पीठ, आगे लिखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का, लिख लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का एक मात्र मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। एक बार सरकार ने, बता दें, संसद ने प्रस्ताव किया था, क्या प्रस्ताव किया था कि सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में है, तिलक मार्ग में है, याद है कि तिलक मार्ग में, दिल्ली के तिलक मार्ग में है, नई दिल्ली के तिलक मार्ग में है। और एक बार संसद ने प्रस्ताव किया था कि इसका 4 फीट बना दिया जाए। 4 फीट कहां कहां? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इसका पीठ नहीं होगा, इसका एक मुख्य पीठ होगा दिल्ली में। परंतु, इसलिए परंतु परंतु सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से दिल्ली से बाहर सुनवाई के लिए किसी अन्य स्थान का चुनाव कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र मुख्य पीठ दिल्ली में है। अगर दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर सुनवाई करनी हो तो सीजीआई, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति की सहमति से किसी अन्य स्थान का चुनाव कर सकता है। ये संविधान में कहा गया है, और एकमात्र मुख्य पीठ है। सर जी आ गए हैं, मैं ज्योग्राफी वाले सर से आग्रह करूंगा कि जो कमेंट है उसको देख लेंगे, और कमेंट पढ़ के फिर क्लास को लेंगे। ज्योग्राफी के बारे में जो कमेंट है उसको देख लेंगे। लड़कों का जो क्वेरी है उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि छात्र हित, याद रखिएगा, हम छात्र हित को सर्वोपरि मानते हैं। हम छात्रों के हित के लिए कोई भी काम करेंगे, हमको 2 बार 3 बार बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारा मात्र एक लक्ष्य है आपको सफलता दिलाना, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, सर आ गए हैं, सर से हम बात कर रहे हैं, जो भी क्वेरी है, कमी है, सर कमी को दूर कर देंगे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतिहास का क्लास है आज, क्लास पूरा कीजिएगा। सर से मैंने रिक्वेस्ट किया है, सर आपने कमेंट पढ़ लिया है, कमेंट के हिसाब से सर खुद रिप्लाई कर देंगे, जो भी कमी होगा उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। अब कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का स्वागत करते हैं, आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं, अपने सर आंखों पर लेते हैं। आपका हित, आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि है। आपको जहां भी दिक्कत होगी, जीएस विजन बार बार आपको दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेगा। निश्चित रहिए, आप चिंता मत कीजिए, जो भी विषय कमजोर होगा पुनः उसको परवाह कर मजबूत कराया जाएगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।